नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसको मध्य प्रदेश में इस बारिश में बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। दरअसल कल तक हमने कहा था कि सावन की लगी है झड़ी, और वो झड़ी अब आफत की लड़ी में तब्दील हो गई है। उसकी वजह यह कि लगातार बारिश और धूमधाम से बारिश, मूसलाधार बारिश और बेतहाशा बारिश, कह सकते हैं कि जो सावन झूम के आया था अब वो आफत बनने लगा है। उसकी वजह ये कि चाहे गांव हो, कस्बे हो, शहर हो, राजधानी भोपाल हो, सब एक तरह से तरबतर तो थे ही, अब वो लबालब हो गए हैं। भोपाल की बड़ी झील भर चुकी है और उसके भदभदा के गेट खुल चुके हैं। हम बरगी बांध की बात करें तो बरगी बांध भी भर गया है और उसके भी दरवाजे खुल गए हैं। तवा की बात करें, जो नर्मदा जी के पास बना हुआ तवा बांध नर्मदा नदी पर, वो भी खुल गया है। और कह सकते हैं कि भोपाल के कोलार डैम, भोपाल के हराली डैम, नरसिंहपुर में भी 1.25 इंच पानी की बारिश हो चुकी है। सीधी में सबसे ज़्यादा आज बारिश हुई है, 3.7 इंच बारिश हुई है। रायसेन और सतना में भी बारिश सेंटीमीटर में नहीं हो रही है, अब इंचों में हो रही है। पचमढ़ी और टीकमगढ़ में ज़रूर 1 इंच पानी गिरा है, जो कभी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन तुलना करें मध्य प्रदेश की तो 1 इंच पानी कम है, क्योंकि बाकी शहरों में, बाकी इलाकों में पानी 3 इंच से ऊपर गिर चुका है, अगर एक दिन की हम बात करें। इसी तरह बैतूल, नर्मदापुरम, धार, रीवा, उमरिया, गुना, इंदौर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडला में भी बारिश का ज़बरदस्त दौर है। और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो सिस्टम अब मध्य प्रदेश की तरफ है, और कह सकते हैं कि आने वाले अभी 2-3 दिन और तेज़ बारिश होगी। इसका मतलब कि आफत अभी कम नहीं हुई है, बल्कि आफत की तो अभी आमद हुई है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से हमारे साथी सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं रमेश सिंह जी, जो ग्रामीण सरोकार से लेकर वैश्विक सियासत पर भी नज़र रखते हैं। रमेश सिंह जी फ़ोन पर जुड़ गए हैं, और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल सुकून का मामला है, सुकून की बात है कि बारिश हो रही है, तो जो लोग धान की खेती करते हैं उनके लिए ये अमृत है। लेकिन अब ये अमृत आफत में बदल रहा है। उसकी वजह ये कि बांधों के जो तटबंध हैं वो भर चुके हैं। नदियों के नदी तटबंध तोड़कर बाहर निकलने की एक तरह से कोशिश कर रही है। मां नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और उसके चलते शासन ने एहतियात के तौर पर बरगी की बांध खोल दी है। हम अगर भोपाल संभाग की बात करें तो उसके आसपास का जो बारना डैम है उसके भी दरवाजे खुल गए हैं, तवा के दरवाजे खुल गए हैं। तो बहुत सारी स्थिति ऐसी है जो अमृत से आफत की तरफ जा रही है। भूपेंद्र जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। जबलपुर बरगी बांध का केंद्र है, नर्मदा मैया भी जबलपुर से गुजरती हैं, उसके पास मंडला है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो अमरकंटक भी है। आपको क्या लगता है कि जो नदियां हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मां नर्मदा में अगर पानी का जलस्तर बढ़ेगा तो फिर स्थिति कई बार संतोषजनक होती है, और कई बार वो आफत मुश्किल पैदा करती है। आपकी राय? देखिए, ये विषय जो आपने रखा है बहुत ही मार्मिक है और लोगों से जुड़ा हुआ है। बात ये है कि आज हम प्रकृति का दोहन किस तरह से कर रहे हैं। मूल रूप से समस्या ये क्यों बन रही है? ये जल पिलाव आएंगे ही, क्योंकि अधिकांश कम समय में अधिकांश वर्षा होगी। अभी हयान में 24 घंटे में 23 इंच बारिश हुई। अब बताइए आप, तो ये जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं, और जिस स्थिति से हम लोगों के शहरीकरण हो रहा है, जो सिमेंटीकरण हो रहा है, और जो इकोलॉजी सिस्टम जो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण ये आपदाएं आ रही हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। इसके लिए सरकार और हमारे जो समाज सेवी संगठन हैं और सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को जो हम आज देख रहे हैं, जो हमारी पीढ़ी ने पुराना दिया था, वो हम कितना अंतर आज हम देख रहे हैं, और अगली वाली पीढ़ी किस तरह से अंतर से करेगी। तो हमें जो प्रकृति का जीवन है उसके अनुरूप ही हमको जीना पड़ेगा। दूसरी बात ये, हम आधुनिकता की परिभाषा कितनी भी कर लें, लेकिन मूल रूप से प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है, और उस संतुलन के रूप में जिसको हम आपदाएं कहते हैं, चाहे आप अतिवृष्टि, वर्षा कह लें,
चाहे आप आपदा के रूप में भूकंप कह लें, कोई भी चीज कह लें, ये प्रकृति के अपने संतुलन बनाने के केंद्र। आज हम जो देख रहे हैं, जो नर्मदा के जो आपने बात बताई, जो जो नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। अब देखिए आप वहां से जो निकलती हैं, पूरे ये 7 राज्यों को गुजरात होके हुए गई हैं, ये जीवनदायिनी नदी है। और आज इनकी नदियों के किनारे के कटाव को जो आ गए हैं, उन कटावों में लोगों ने अपनी खेती और मकान बना लिए हैं, अपने रहेसी फार्म हाउस बना लिए हैं, जमीनों के प्लाटिंग कर दिए हैं, भूमाफिया उसके ऊपर कब्जा कर लिए हैं, जंगल खत्म हो गए हैं, कटाव की स्थिति बन रही है। तो जिसके कारण जो वृक्षों की जो जो स्थिति रहती थी, और जो हम जलमग्न क्षेत्र होते थे, उस मग्न में अगर कभी सूखा पड़ जाता था तो हम उस क्षेत्र में कब्जा नहीं करते थे। आज ये स्थिति ये है कि हम लोग वहां तक लोग पहुंच गए हैं, चाहे सरकारी एजेंसियां हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे कोई भी हो, तो जिसके कारण ये विकराल समस्या है। आज मध्य प्रदेश में लगभग 7 बड़े डैम हैं, उनके सबके गेट खुल चुके हैं। अभी बरसात, अभी पूरा अगस्त जो कहना है एमसीडी का कि बरसात अगस्त तक पूरे पानी गिरेगा, और अभी सारे जलाशय भर चुके हैं और उनके गेट खुल चुके हैं। अभी 7 गेट वर्गी के खुल चुके हैं, तवा नदी के खुल चुके हैं, तो आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया। बिल्कुल। तो अब ये स्थिति, आप धान के लिए तो आप स्थिति कह रहे हैं, लेकिन ये तालाब का जो पानी, जो डैम और तालाब का जो खुलेगा, वो जाएगा कहाँ? जहाँ फसलें लगी हो वहां पे उस क्षेत्र में पानी जाएगा। उस क्षेत्र के पानी जब खाली नहीं होगा, और जहां फसलें धान की लगी हैं या सोयाबीन की लगी हैं, वो फसलें भी, अब हवा नहीं लगेगी तो उसमें क्या होगा कि वो फसलें भी सड़ेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे एक चीज ही रिलेटिव नहीं है, ये जनजीवन से पूरी चीज से रिलेटिव है। ये किसानों से भी रिलेटिव है, आम आदमी से भी। ये फसलें आगे नुकसान करेंगी तो फसलों के लिए हमको ज्यादा मूल्य देना पड़ेगा और हमारे पास अन्न का अभाव हो जाएगा। तो बहुत भूपेंद्र जी, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। दरअसल हम इस पर भी जानना चाहते हैं कि बारिश तो प्रकृति तो भरपूर बारिश दे रही है, और जैसा हम कह रहे हैं कि वो जो भी कुछ देगी वो अतिरेक में देगी, एक्सट्रीम पर देगी, लेकिन हमारी झोली बहुत छोटी हो गई है और जगह जगह से फट गई है। जल संरक्षण कहीं से हम कर नहीं पा रहे हैं। हमने सीमेंटेड सड़कें बना दी है, सड़कों से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सड़कों के किनारे जो शोल्डर होते हैं उसको भी हमने सीमेंट से भर दिया है। अब सड़क पर पानी बहता है और सीधा या तो तालाब में जाता है, या जलाशयों में जाता है, या नदियों में जाता है, और वो बह जाता है। कभी पूरा पानी बहता नहीं था, वो धरती माता भी सोख लेती थी, उससे हमारा भूजल स्तर बढ़ जाता था। अब शहरों से लेकर गांव तक सीमेंटेड रोड का जाल बिछा है। ये एक अलग मुसीबत है, इस पर हम विस्तार से बात करें, क्योंकि ये जो सीमेंट का जाल बिछा सड़कों पर गांव से शहरों तक, ये भी जल संरक्षण में बाधा पैदा कर रहा है। लेकिन जहाँ तक आपने चिंता जताई है, हमने प्रकृति का जो दोहन किया है, हमने प्रकृति का दोहन नहीं किया, बल्कि उसको हम मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब प्रकृति पलट कर वार करेगी तो पलट कर वार ये होता है कि गर्मी का जो तापमान का स्तर है गर्मी के मौसम में, वो 50 के पार जा रहा है। अब आदमी के भीतर जो खून है वो उबलना शुरू हो जाएगा अगर हम 50 के पार 52-53 डिग्री पर पहुंचेंगे। तो सीधी सी बात है कि बारिश तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी 50 के पार जा रही है, सर्दी में भी बर्फ़ जमने की स्थिति बनेगी, तो सब कुछ अतिरेक में हो रहा है। मैं इस चर्चा के बीच में एक छोटा सा ग्वालियर का किस्सा भी जोड़ना चाहूँगा। वहाँ एक सामाजिक सरोकार से जुड़े राज चड्ढा जी हैं, वो पेड़ों को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो पशु पक्षियों के लिए दाना पानी भी कार्यक्रम चलाते हैं। ग्वालियर में विकास के नाम पर करीब 25-30 हज़ार पेड़ों की एक पहाड़ी उसे काट कर वहाँ एक तरह के बिजनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, ताकि लोग आएँ, रेस्टोरेंट में खाना खाएं, मस्ती करें और वहाँ कचरा करें और प्रकृति को प्रदूषित करें। तो उनकी चिंता में भी हम लोग शामिल हैं कि कम से कम ग्वालियर में विकास के नाम पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, राज चड्ढा और ग्वालियर वासियों की जो कोशिश है वो रंग लाए, कम से कम पेड़ कटने से बचे। कुछ मामलों में हाईकोर्ट ग्वालियर ने भी रोक लगाई थी, इस मामले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उस वजह से पेड़ बच गए थे। लेकिन अब विकास के नाम पर भूपेंद्र जी पेड़ काटे जाते हैं, पहाड़ काटे जाते हैं और नदियों को ख़त्म किया जाता है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बात करूँगा रमेश जी से। रमेश जी, आपका गाँव देहात से गहरा ताल्लुक़ है। ये जो बारिश है ये खुशियों की तो है, लेकिन आफत की भी बारिश हो रही है। हम ऐसा नहीं कहते कि बारिश बंद हो जाए। मैं तो कई बार मजाक में ये भी कहता हूँ कि भगवान भी लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। जब नीचे से हाहाकार मचता कि बहुत बारिश हो जाती है, तो कई बार वो ऊपर से अपनी टोटी बंद कर देते हैं, तो बारिश खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है।
तो लोग मजाक में कहते हैं बारिश तो होने दो, आप चिल्लाएंगे तो ऊपर वाला बारिश कम कर देगा। लेकिन अभी तो सच में बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, और अगर भगवान से प्रार्थना है कि वो एक आध दिन राहत दे दे, तो जो नदियों का पानी है वो समंदर में पहुंच जाए, ताकि उसके तटबंध टूटकर गांव और शहरों को अपनी आगोश में ना ले। रमेश जी, आपकी राय, गांव देहात में किस तरह की बारिश है और क्या माहौल है? राघवन जी, पिछले हफ्ते 10 दिन से तो लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही थी, लेकिन कल से तो 24 घंटे हो गए लगातार जी वर्षा होते हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पानी स्लो है, यानी 24 घंटे लगातार गिरने के बावजूद नदी नालों में उफान नहीं आया है। लेकिन ये स्थिति हर जगह नहीं है, पूरे प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। जैसा कि अभी भूपेंद्र जी ने कहा, एक जगह तो कुछ 24 घंटे 24 इंच पानी गिरा है। तो उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा, जो निचली बस्तियां हैं वो तो लबालब हो गई होगी। अच्छा, ये जो पानी गिर रहा है तो धान राघवन जी लग निपटी थी, और ये पानी गिरने लगा तो जो खेत के गड़े हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि धान अभी अपनी जड़ें जमा नहीं पाई, और जब वो डूब जाती है तो बहुत सारे पौधे जो है धान के वो गल जाते हैं, फिर उनकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि धान लगने के तत्काल बाद उर्वरक वगैरह डालना पड़ता है, तो वो भी नहीं डाल पा रहे क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है। अगर उर्वरक डालते हैं तो वो बह जाता है। तो किसानी के लिए इस समय स्थिति अच्छी नहीं है। अब अगर रुक जाता है पानी बरसात 1-2 रोज में तो रमेश जी, मैं आपकी बात में अवरोध पैदा करना चाह रहा था थोड़ा सा, आपकी अनुमति हो तो। दरअसल ये जो आपकी बात है, ये भगवान से एक आवेदन भी है, प्रार्थना भी है कि बारिश कम करें, ताकि ये जो धान के रोपे लगाए वो उखड़ ना जाए। लेकिन भगवान भी ये मैसेज दे रहा है कि आपका इलाका धान का नहीं है। अगर आप धान की खेती करेंगे तो मैं जब बारिश करूंगा तो वो उखड़ जाएगी। तो धान की खेती भी आप कम करिए, ये भी भगवान का मैसेज है। और ये भी मैसेज है कि अगर आप करेंगे और उसमें उर्वरक डालेंगे तो मैं ज़्यादा बारिश करके उसको बहा भी दूंगा। तो दो मैसेज भगवान के हैं। एक मैसेज भगवान का आपके लिए कि प्रभु थोड़ी सी बारिश कम करो, ताकि धान के रोपे उखड़ ना जाए। जी रमेश जी। राघवन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धान की अधिक खेती कई कारणों से नुकसानदायक, प्राकृतिक और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी बनाती है। इससे जो खेतों का पानी है वो अंदर नहीं जा पाता है, जमीन ठोस हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इससे खेत जो कृषि जो फसलों का जो वो चक्र होता है वो खंडित हो जाता है। कायदे से तो धान, एक साल धान लगा ली, फिर इसके बाद तुअर लगा ली, मोटे अनाज की फसलों को भी लगाया जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, मैंने देखा है किसानों ने प्रयास किए हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते कई कारणों से। उसके जैसे तुअर है तो तुअर बहुत सारे लोग लगाए तो वो कामयाब हो पाती, वरना जानवर चल जाते, फिर उसमें सूअर आते हैं। ऐसे ही ये मक्का का भी एक बार प्रयोग हुआ था, आप भी उसमें उस समय मौजूद थे, लेकिन वो मक्का का भी वो ज्यादा कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। तो बार बार प्रयास करने पड़ेंगे, किसानों को बदल बदल के प्रयास करने पड़ेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि प्रयास क्यों नहीं हो रहा कामयाब। जबकि सिर्फ धान में ही फायदा नहीं होता, इस साल तो धान में बहुत नुकसान हो गया। किसान भी चाहता है कि ये फसल बदली जाए, लेकिन उसके किसान उतनी रिस्क नहीं ले पाता। जिनके पास कम जमीन है वो अगर रिस्क लें और धान फसल फेल हो जाए तो जमीन बिकने का खतरा हो जाता। तो ये इसमें सरकार की तरफ पहले ग्राम सेवक हुआ करते थे, कृषि विभाग के अब लगभग कृषि विभाग फील्ड तक जो किसानों के खेत है उनसे गायब हो चुका है, मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है। तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि किसानों को, जहां ज्यादा धान की खेती हो रही है और सरकार भी चाहती है कि इसका रकबा कम हो, तो वहां किसानों को कृषि विभाग की तरफ से सलाह देने के लिए कृषि वैज्ञानिक भेजे, किसानों को जो समस्याएं आती है मोटे अनाज के फसलों में उनका समाधान करवाए। तो ये बहुत जरूरी है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही। अब ये जो बारिश हो रही है राघवेंद्र जी, पूरे प्रदेश, खास तौर से जो बड़े बड़े नदियों में बाढ़ आ रही है, तो जो निचली बस्ती के लोग हैं वो बहुत परेशान है, उनके घरों में पानी जा रहा है और ये उनके लिए तो बहुत बड़ी आफत की वो बन गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइडिंग हो रही है। अभी दिल्ली में कल की खबर है, एक रोड पे चल रही थी एक औरत और वो नाले को नहीं पहचान पाई, अपना उसके साथ 3 साल का बच्चा था, वो दोनों की मौत हो गई। तो ये जो जल भराव की स्थिति है शहरों में ये बहुत ज्यादा है, भोपाल में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि नालियां साफ नगर निगम करता नहीं है। इसके लिए राघवेंद्र जी आम आदमी भी जिम्मेदार है। मैंने भोपाल में देखा है कि अपने घर के सामने जो नालियां होती है उन पर कंक्रीटिंग कर दी जो रहवासी है,
तो जो नाली साफ करने वाले हैं उनके लिए वो नाली को साफ करनी संभव नहीं है। बाद में जब नालियों में पानी नहीं जाता तो रोड पे बहता है और फिर वो दुकानों में भरता है, घरों में भरता है, जल जमा होता है। तो इसके लिए आम आदमी भी जिम्मेदार है, ये सबकी जिम्मेदारी है, इस पर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल किसान को हम ये नहीं कह सकते कि वो उतना समझदार नहीं कि वो अपना हित अहित ना जाने, लेकिन किसान में एक जड़ता ये कि अगर एक किसी फसल के पीछे पड़ जाता है तो जब तक वो फसल उसको आत्महत्या करने की तरफ ना ले जाए तब तक वो उसकी बुआई बंद नहीं करता है। हम सोयाबीन के पीछे पड़े थे तो सोयाबीन ने जब तक किसानों को आत्महत्या के लिए नहीं प्रेरित किया तब तक उन्होंने बंद नहीं किया। अब धान का मध्य प्रदेश का इलाका कम है, लेकिन नर्मदा किनारे की जो बेल्ट है वो धान की बेल्ट हो गई है। उसमें नर्मदा के किनारे का भूजल स्तर नीचे जा रहा है, नर्मदा जी में जो पेस्टिसाइड है वो बहकर जा रहा है, रासायनिक जो आपने उर्वरक की बात करी वो बहकर जा रहा है। तो किसान के लिए समझाइश की ज़रूरत तो है, लेकिन किसान इतना ना समझ नहीं कि वो ये ना समझ पाए कि मुझे क्या करना चाहिए। मोटे अनाज की बात हो रही है, मिलेट्स की बात हो रही है। पहले तो भूपेंद्र जी और हमारे साथ योगीराज जी, योगेश भी स्टूडियो में, वो जानते हैं कि पहले खरीफ के मौसम में यानी बारिश के मौसम में ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी इस सब की बोनी होती थी और वो बिना खाद के होती थी। लेकिन हम कमर्शियल हो गए हैं, खेती से हमें मतलब नहीं, जिसको धरती माँ कहते हैं उसके प्राण लेने पर उतारू हैं। 5 एकड़ खेत में 5-5 नलकूप के बोर हो चुके हैं। हम धरती की छाती छल नहीं कर रहे हैं, इतना खाद डाल रहे हैं कि मिट्टी जो है वो बंजर होती जा रही है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। लेकिन अभी मौका इस बात का है योगीराज जी कि मध्य प्रदेश में 2 अगस्त तक दुगनी से ज़्यादा बारिश हो चुकी है और ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। आज की हम बात करें तो बारिश में सिवनी सबसे आगे चला गया है, 11 इंच के करीब बारिश हो चुकी है उसमें, अगर हम 24 घंटे की बात करें। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सामान्य से 78% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। यानी पानी का तो जो है वो मामला पर्याप्त है। लेकिन अभी रमेश जी जरूर कह रहे हैं कि बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है और धान के जो रोपे थे वो उखड़ गए हैं या वो जम नहीं पाए हैं। लेकिन अभी 4 दिन बारिश बंद हो जाएगी तो मेरा दावा है कि गाँव से आवाज़ आएगी कि हाहाकार मच गया है, जो धान है वो सूखने लगी है, मुरझाने लगी है, धान के जो उन्होंने वो बनाए हैं गड़े वो सूख रहे हैं। तो भगवान जनता की बात कितनी माने, क्योंकि यहाँ तो लोकतंत्र है देश में, तो ऊपर लोकतंत्र नहीं, वहाँ तो कर्मों का हिसाब होता है। तो आपकी राय, ये जो बारिश हो रही है उसमें तालाबों को हम साफ रखें पहले से, नदियों के किनारे घर ना बनाएं, नालों के किनारे हम ना रहें, नालियों में पॉलीथीन के कचरे ना डालें, और अगर हम ये सब ना करेंगे तो मुसीबत थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन अभी आफत तो चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी राय? देखिए राघवन जी, बारिश अपने हिसाब से ही होती है और मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो बारिश हुई है ये तो कुछ भी नहीं है जी। आप हम सब ने बहुत दौर देखा है जब झड़ी लगी रहती थी और 8-8, 10-10 दिन तक पानी बंद ही नहीं होता था। दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि हम इतने सालों में पानी का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाए और इसीलिए ये जो दिक्कत आ रही है, जो बार बार जो जगह जगह जल भराव की जो स्थिति बन रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रकृति जिम्मेदार नहीं है, उससे ज़्यादा जिम्मेदार आप और हम सब लोग हैं। और अब ये समय आ गया जब हमें बेहतर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट की दिशा में काम करना चाहिए। अब डैम और इनकी तो आप बात कर सकते हैं कि साहब वहाँ से पानी निकला और खेतों में चला गया, केवल किसानी फोकस नहीं होना चाहिए बारिश में। तो इस बारिश में तो सारे के सारे लोग पीड़ित और प्रभावित हैं। शहरी इलाकों में आप देख लें, पूरा शहर जो है बिल्कुल तालाब बना हुआ है। और ये एक शहर की बात नहीं कर रहा मैं, मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों की बात कर रहा हूँ। योगेश जी, और हम सब कर्मों की सजा भोग रहे हैं, किसान भी और शहर के लोग भी। जी बिल्कुल सही बात है। अभी एक बात आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि देखिए ये बारिश में सतर्कता की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि जनहानि नहीं होना चाहिए। और ये आज के दौर का भी सबसे चिंता का विषय है, क्योंकि पूरे डैम लबालब है और अभी जैसे बरगी से पानी छूटा तो कहा जा रहा है कि 12 से 18-15 घंटे में ये पानी सेठानी घाट पे आएगा और ये जगह जगह जाते हुए और दूर तक जाएगा। तो ये जो पानी जगह जगह घुसेगा उससे और जो जल भराव की स्थिति बन रही है उससे जनहानि के खतरे बढ़ जाते हैं। और चिंता ऐसी बात की ना जनहानि हो ना पशु हानि हो। और इसलिए अब अभी तक तो बारिश हम जूझ ही रहे, लेकिन अब हम आगे स्टेप क्या लिए जाने चाहिए, इसके बचाव के क्या इंतज़ाम होने चाहिए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का कि वो अपनी जान जोखिम में डाल के
पूरे बारिश के सीजन में मोर्चे पर तैनात रहते हैं। आप देखिए, हम सब तो डिबेट कर लेते हैं और घर में भी सुकून पा जाते हैं, लेकिन उनकी चिंता इस समय कितनी बढ़ जाती है जब बार बार खबरें आती कि 4 बच्चे फलाने तालाब में बह गए और एक बस जा रही थी पुल पे से और पुल पे गिर गई। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती, बार बार टीम के सदस्य यही कहते हैं कि पुल पे पानी है तो हम क्यों निकल रहे हैं, ज़्यादा पानी है तो हम क्यों घर से बाहर जा रहे हैं। तो ये सब भी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन पर गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत चिंतित हैं और वो कह रहे हैं कि जनहानि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके उपाय करने पड़ेंगे। बारिश के पहले जब नदी किनारे बसाहट होती है तो उसे कौन रोकेगा? प्रशासन रोकेगा ना। प्रशासन तब चादर तान के सो जाता है, तब किसी मंत्री की और मुख्यमंत्री की कोई समझाइश नहीं आती। अरे इन्हीं के लोग कब्जे करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आज जब सर पर पानी है तब हम कह रहे हैं कि जनहानि ना हो, लेकिन जनहानि हो इसके तो हम पूरे साल इंतजाम करते हैं। जनहानि हो इसके लिए आप देखिए कि नदी किनारे, नाले किनारे, और फिर जिसकी बात रमेश जी कर रहे थे कि दिल्ली में एक नाला था और वो जब नाला भर गया और महिला बच्चे के साथ जाती, उसे पता ही था कि नालों और सड़क में क्या फ़र्क है, और वो उस नाले में डूब जाती है। तो सवाल है कि प्रशासन क्या करता है और जनता क्यों ऐसा काम करती है। पहले तो हम आफत को बुलाते हैं और जब आफत आ जाती है तो हाहाकार मचाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नागरिकों की है, आम आदमी की है, और उसके बाद जनता तो भीड़ चाल चलती है, तभी तो प्रशासन की भूमिका शुरू होती है। मुख्यमंत्री जी ज़रूर ये कहें कि अगर किसी तहसीलदार के इलाके में, किसी नगर निगम में, किसी इंस्पेक्टर के इलाके में जो निगरानी करता है, उसके इलाके में झुग्गियाँ बनती हैं नदी नाले किनारे और वहाँ जनहानि होती है, तो वो प्रशासनिक अधिकारी, वो नगर निगम का अधिकारी सस्पेंड नहीं बल्कि बर्खास्त किया जाएगा, तब जाकर ये चीज़ें रुकेंगी। भूपेंद्र जी, आपकी इस पूरे मामले में छोटी सी राय। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आम आदमी से लेकर सरकार और जो कर्मचारी हैं सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताऊं, महत्वपूर्ण चीज यही है कि हमको पर्यावरण के बारे में चिंता करनी पड़ेगी। सिर्फ ये सभाएं और सेमिनार और ये सब कुछ करके नहीं, आज इस चीज पे वैश्विक रूप से ये समस्या है और इस समस्याओं को बढ़ती हुई आबादी, बढ़ता हुआ तापमान, अभी तो अपन इसमें वृष्टि में कर रहे हैं, वर्षा में कर रहे हैं, अभी गर्मी में आ जाएगी तो देखिए तापमान इस तरह से बढ़ जाएगा। तो ये सिस्टम को करना पड़ेगा। ये सिस्टम इस तरह से नहीं है, ये दीर्घकालिक सिस्टम बनाने पड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये जरूर अभी अमित शाह ने भी लोकसभा में कहा है और वो बिल भी लाना वाले हैं आपदा प्रबंधन का नया, तो वो ठीक है, वो आजकल टेक्नोलॉजी हो गई, पूरी से पता चल जाता है, लेकिन उसके बाद भी तो हम रोक नहीं पा रहे हैं उन चीजों को। ये तो जी, है, दरअसल इस पर मुझे लगता है कि प्रशासन, भूपेंद्र जी, टीवी पर हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, अखबारों में भी आ जाता है, इस पर एकेडमिक बातें भी होती है, लेकिन ज़रूरत अब ग्राउंड जीरो पर काम करने की है। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पहाड़ ना काटे जाएं, पेड़ पौधे ना काटे जाएं। ग्वालियर में हमने राज चड्ढा का जिक्र किया, भोपाल की हम 2 महीने पुरानी बात कर रहे हैं, यहाँ भी 25,000 पेड़ काटे जा रहे थे स्मार्ट सिटी के नाम पर। भोपाल के लोगों ने उस पर एक्टिव होकर उन पेड़ों को कटने से बचा लिया। तो सरकार अब काम करे, जनता एक्टिव हो, इसकी ज़रूरत है। बात यह है कि आप अगर कहीं पे भी जाएं और जो गांव में पहाड़ियां हैं, शहरों में जो पहाड़ियां हैं, उनमें आवासीय बस्तियां बस गई हैं, तो वो जो है वो खतरने लायक हैं। वहां पे पेड़ काट दिए गए हैं, उनकी हरियाली काट दी गई है। अब वो जो वो पानी का रिसाव होता है वो बुलडोजर के रूप में वहां के नीचे तरफ आता है। दूसरी बात, घनी बस्तियां, कोई नगर निगम और किसी का साइड मैप तो है नहीं है कि एफआरएस के तहत अपनी बिल्डिंगों को वो तो पैसा दे दो, जैसा चाहे आप बना लो। बाद में जब घटनाएं होती हैं तो उन्होंने कहा 4,000 स्क्वायर फीट इसने ज्यादा खींच लिया, 5,000 ये तकड़ी गली हो गई। सीवर लाइन की समस्या, ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन चीजों से ही ना पानी की निकासी हो पाती, बहुमंजिला इमारतें बन गई हैं, उनमें तलघर बना दिए हैं, उन्होंने नीचे बेसमेंट बना दिए हैं, उसके बाद उन्होंने ज्यादा से ज्यादा नालों को कवर कर रखा है। तो ये जो जल प्लावन की स्थितियां हैं, आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश में, थानों में पानी भर जाता है, जेलों में पानी भर जाता है, स्कूलों में तो बड़ी स्थिति खराब है, स्कूल एक हफ्ते बंद है। ये सब चीजें मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, ये आम आदमी के साथ साथ जनता, सरकार की कमी है। मैं आपको रोकूंगा, आपको। रमेश जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी इस पर।
राघवन जी, इस प्रसंग में वो जो अभी दिल्ली में घटना हुई है राजेंद्र नगर में राउज IAS अकेडमी की, ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए आम आदमी भी जिम्मेदार है। उस संस्थान में जो नहर बना था उसमें पानी गया है, ये हर साल होता था। तो ये एक हम मतलब आम आदमी को भी ये ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रमेश जी, समय कम है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं रोकूंगा आपको। युवराज जी, आपकी 2-3 वाक्यों में टिप्पणी। केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी जब सूखे की स्थिति आई थी तो वर्षा जल के प्रबंधन की बात हुई थी कि हम वर्षा जल को कैसे सहज कर रखें, लेकिन वो उसी के साथ विविधा हो गई। वो अब समय आ गया है कि हम ये जो मैं वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ उस दिशा में काम करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि हम प्यास लगने पर कुआं ना खोदें और आग लगने पर ये ना कहें कि हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें, क्योंकि फायर ब्रिगेड तो सरकारी है और वो जब आग में सब भस्म होता है उसके बाद आ पाती है। तो कह सकते हैं कि आपको खुद ही सब काम करने पड़ेंगे, समाज को जगना पड़ेगा, शासन पर कम, खुद को जागना पड़ेगा। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। भूपेंद्र जी आपका धन्यवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद और रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखर में आज सिर्फ इतना ही। प्रदेश पानी पानी हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि भगवान अर्जी सुनेगा और कल से कुछ बारिश कम होगी, हालांकि इसके आसार कम है। बखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।